Hi everyone. So in this video I'll cover GSTR4 and how to file this GSTR4 return. What are the issues that you are facing while filing this GSTR4 return, and whether or not this GSTR4 is worthy to be called as an annual return. So I'll be using the language, the mix of Hindi and English in this entire video. ज़्यादातर मैं इस वीडियो में हिंदी का ही प्रयोग करूँगा ताकि जिससे मुझे लगे कि मैं ज़्यादातर लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ और ज़्यादातर लोग मेरे इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट कंपाइल करा है। इस डॉक्यूमेंट को कंपाइल करने के लिए मैंने 4 डिफरेंट रीडिंग को यूज़ किया है। इसमें से 2 FAQ हैं, एक मैनुअल है और एक ICAI का हैंडबुक है। ये दोनों जो FAQ एंड मैनुअल है ये CBIC का और आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये रीडिंग पहले पढ़ें, फिर इस वीडियो पे आए और अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को देखें। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ज़्यादातर चीज़ों को इस डॉक्यूमेंट में रखा है और इस वीडियो में भी कवर करूँगा। तो अगर आपको डायरेक्टली इस वीडियो को देखना है और फिर आपको एज अ साइड नोट यूज़ करना है इस वीडियो को और मेरे डॉक्यूमेंट को वाइल फाइलिंग योर GSTR4 रिटर्न, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। टू स्टार्ट विद इट, पहले तो मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में कवर एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्या हम कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे? एकदम भी नहीं। हम डिस्कस करेंगे GSTR4 के एनुअल रिटर्न को, और वेदर नॉट इट इज़ एन एनुअल रिटर्न वो एक डिलेमा और एक ग्रे एरिया है जो क्लियर नहीं है। तो पहले देखते हैं ये GSTR4 ट्रिगर कौन सा सेक्शन करता है। क्या ये एनुअल रिटर्न वाले सेक्शन में आता भी है? तो जो एनुअल रिटर्न का सेक्शन है वो सेक्शन है 44। ये देखिए, ये सेक्शन 44 जो है ये आपका एनुअल रिटर्न है और इसमें कहीं भी GSTR4 के बारे में बात नहीं की गई है। GST9A के बारे में बात जरूर की गई है। ये जो GSTR4 है ये होता है एक्चुअली ट्रिगर सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 से, जो कि जेनरिक रिटर्न्स का सेक्शन है। इसको अगर आप रूल 62 से पढ़ेंगे, इसके साथ पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो GSTR4 है वो एक पीरियोडिक रिटर्न है और वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट को मैंने हैंडबुक से निकाला है ICAI के। ये GSTR4 आपको एक पर्टिकुलर पीरियड, इस केस में 12 महीने के लिए सबमिट करना होता है और इसका ओरिजिनल ड्यू डेट 30th डे ऑफ द अप्रैल है। ठीक है, अभी इसका ड्यू डेट 31st ऑफ अक्टूबर कर दिया गया है। सरप्राइजिंगली इसका कुछ दिनों पहले इसका ड्यू डेट 31st अगस्त था और आप मानेंगे या नहीं, इसका एक्सटेंशन 9:08 PM पे आया है। ये बहुत ही एक तरह से मुश्किलात पैदा करते हैं क्लाइंट्स के ऊपर और हम जैसे प्रैक्टिशनर के ऊपर, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अडेप्ट तो करना पड़ेगा। तो कंप्लेन करने से अच्छा है आप चीज़ों को उसी तरह देखें और आगे बढ़ें। एनुअल रिटर्न कन्फ्यूजन हुई क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों में GSTR9 किसी ने भरना ही नहीं था। ऑप्शन दिया गया था GST में कि आप 17, 18 और 18, 19 9 ना भरें, तो किसी ने भरा नहीं होगा। अब नहीं भरने के बाद GSTR4 आता है उसके बाद, और लोग बोलते हैं क्या 9 रिडंडेंट हो गया है, GSTR4 इसे रिमूव कर रहा है क्या? मेरे हिसाब से नहीं। GSTR9 अलग सेक्शन से ट्रिगर होता है और मेरे हिसाब से आपको GSTR4 CMP 08 तो रहेगा ही रहेगा और GSTR9 ये तीनों आपको कॉम्बिनेशन डीलर के लिए एक तरह से भरना ही पड़ेगा। तीनों के तीनों एक तरह से मैंडेटरी रिटर्न्स है और आप कहीं भी इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते। तो इससे अच्छा ये है कि आप डेटा कंपाइल करना स्टार्ट करें और रिटर्न तरीके से भरना चालू कर दें। 31 अक्टूबर का वेट करेंगे तो एंड में प्रॉब्लम्स ही आती हैं, एंड में कभी भी अच्छे से चीज़ नहीं हो सकती है। ओके, वापस आते हैं। GSTR4 एक एनुअल रिटर्न है तो उसे कौन फाइल करेगा? इसमें एक सिंपल रूल आप देखें कि अगर इस पूरे साल के 12 महीने में एक दिन भी अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर के रूप में देखे गए हो CBIC के द्वारा,
तो आपको इस GSTR 4 को भरना ही पड़ेगा। आप बाद में ये भी नहीं बोल सकते हो कि आपका GSTN कैंसिल हो गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को। वो बोलेंगे आप अपना रिटर्न भरो, कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है ये अगले साल की बात है। इस साल आप कॉम्पोजिशन डीलर थे, अगर इस साल के बीच में भी आप कैंसिल करा चुके हो, आपको तब भी GSTR 4 जो कि एनुअल रिटर्न का नेम के टैग के साथ आता है भरना ही पड़ेगा। एक मैंडेटरी रिटर्न है और आप ड्यू डेट के बाद, जो कि अभी 31 अक्टूबर है, इसके बाद अगर आप भरते हो तो 200 लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, जो कि पर डे के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अब आते हैं कि इसका प्री कंडीशन क्या है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ये नोट आपको चाहिए, ये PDF जो मैंने बना रखा है, जो मैंने कंपाइल करा है एज अ स्टेप, और साइड नोट मैं खुद ही यूज़ करता हूँ, आप इस कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दें। मैं आपको आपके ईमेल आईडी पे ये PDF तो भेजूंगा ही, साथ में वो जो 3 सोर्स डॉक्यूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको भी भेजूंगा। इससे ये होगा कि आपके पास एक थ्योरेटिकल चीज़ें रहेंगी जिसको आप बैक कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को जो आप करो तब। प्री कंडीशंस पे वापस आते हैं। प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन मतलब ये कि आप किस स्टेप्स को अगर आपने ले लिया है तो आप तभी GSTR 4 भर सकते हो। अगर आपने CMP 08 साल में चारों क्वार्टर का नहीं भरा है या कैंसिल हो गया, उससे पहले तक नहीं भरा है, तो आप उसको पहले भरें, तभी आप GSTR 4 पे मूव कर पाएंगे। नहीं तो GSTR 4 का जो ऑप्शन है वो आपके लिए ग्रेड आउट रहेगा, आप उसको क्लिक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील रिटर्न को हम कैप्चर करते हैं। नील रिटर्न में आखिर हो क्या रहा? नील रिटर्न अगर हम जेनरिकली सोचें तो नील रिटर्न मतलब आपका कोई भी आउटपुट सप्लाई नहीं। इतना तो हमें भी पता है, इतना सबको पता है। क्या मिस कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे मिस कर सकते हैं कि नील रिटर्न गवर्नमेंट उसको बोलती है जो आउटपुट सप्लाई तो जिनका जीरो हो ही हो, उन्होंने कुछ भी रिसीव नहीं किया हो गुड और सर्विसेज, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी उनकी नहीं बनी हो, और CMP 08 सारा क्वार्टर्स का उन्होंने नहीं भरा है, तब जाके आप GSTR 4 एज अ नील रिटर्न भर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप लेट फीस अगर आपका ट्रिगर होता है, यानी कि आप ड्यू डेट के बाद भरते हो, तो वो लेट फीस पे करना पड़ेगा, तब ये नील रिटर्न। ऐसा नहीं बोलोगे नील रिटर्न है तो लेट फीस नहीं लगेगा, लेट फीस तब भी लगेगा। आप देख सकते हैं ये जब आप पोर्टल पे जाओगे और GSTR 4 खोल दो, सारा प्री कंडीशन आप मीट कर रहे हो, आपको एक ऑप्शन देता है नील रिटर्न। अगर आपको भरना है तो आप ये चेकबॉक्स क्लियर पे चेक करें और ये प्रोसीड टू फाइल का बटन पे क्लिक करें और आप स्ट्रेट अहेड बढ़ सकते हो। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट खुलेगा एक समरी के तौर पे, आप उसे देखिए, डाउनलोड करें और फिर आराम से आप यहाँ से सबमिट करें। अगर कोई पेमेंट या लेट फीस बनती है उसे पे करें अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से और सबमिट कर देना। मैंने आपको पहले ही बोला, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 4 सोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ करा है। मैं उसको एक रिटन तरीके से मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, और ये वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इस डॉक्यूमेंट को जब आप यूज़ करोगे आपको पता चलेगा कितना यूज़फुल है, और पढ़ना और प्रैक्टिकल चीज़ मिलके आपके चीज़ों को एम्पलीफाई ही करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कंपाउंड ही होगा आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। हम अगला सेक्शन जो कवर कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ GSTR 4 का जो फॉर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉगल जो है वो है आप टर्नओवर दो। टर्नओवर देना है पिछले साल का, उसको कैसे वैलिडेट करना है, उसको क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है, और किन सोर्स से उसको उठाना है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ देख लेते हैं कि उसको टर्नओवर आपने अज्यूम किया, मान लेते हैं आप दे दीजिए, उसके बाद क्या खुलता है, क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स खुलते हैं, टेबल्स खुलते हैं। तो इस पूरे रिटर्न में आपका सेक्शन स्टार्ट होता है 4A से। ये टेबल 4A कहेंगे इसे। इसमें आपका B2B सप्लायर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है और माइंड करें, ये अदर देन रिवर्स चार्ज है, उसको आपको देना पड़ता है। कैसे देंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी जल्दी से हम लोग कोई ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या टेबल्स हैं। दूसरा है आपका B2B, लेकिन ये रिवर्स चार्ज वाला। अगला है आपका इनवर्ट सप्लाई, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से। अब यहाँ पे RCM है, RCM नहीं है, वहाँ पे हम जब टेबल पे आएंगे तब चेक करेंगे। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये अगला टेबल। फिर उसके बाद ये ऑटो पॉपुलेटेड टेबल है CMP 08 जो आपने पूरे 4 क्वार्टर में भरा है उसका। उसके बाद है आपका टैक्स
रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ये पार्शियली ऑटो कंप्यूटेड है और पार्शियली आपको एज एन यूजर इनपुट मिलता है डालने का। लास्ट टेबल जो है वो TDS एंड TCS क्रेडिट है, अगेन नॉन एडिटेबल और ये ऑटो पॉपुलेटेड नंबर है, आप कुछ कर नहीं सकते। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, और ये नोट मैं आपको हमेशा दे रहा हूँ एज ए चेक पॉइंट्स हर एक सेक्शन के बाद, कि जो टेबल 4 है जिसमें आप 4A B C D सब कवर करते हो, ये नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स है। आप इसमें ऐसा नहीं करोगे कि आप एक क्रेडिट नोट भी डाल रहे हो और एक अपना बिल भी डाल रहे हो और उन तीनों को दोनों को वो सम कर ले। पोर्टल ऐसा नहीं करेगा, वैलिडेशन फेलियर आ जाएगा और आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो इन बात को आप ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि GSTR इस पूरे रिटर्न को हम भरेंगे तो क्या अप्रोच लें। स्टेप टू स्टेप मैं कवर करता हूँ, आप इस स्टेप से डेविएट कर सकते हो। ये कोई रूल या ऐसा कुछ नहीं है, एक चेकलिस्ट है, नाम मात्र है। आप इस चेकलिस्ट की तरह देखिए कि ये पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया है कि नहीं, और अगर कुछ आपको लगता है एडिशनल पॉइंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मेरा भी एक्सपीरियंस और बढ़े और मैं अच्छे से अपने चीज़ों को इम्प्रूव करके और नए वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर ऐड करके एक एडिशन दूंगा आप लोगों को। तो कमेंट में अपना सजेशन, अपना इनपुट देना ना भूलें। अब आते हैं अगले सेक्शन में जो अप्रोच बताता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने टर्नओवर की बात करी, तो टर्नओवर जो है वो प्रीवियस साल का है। कहाँ से लाएंगे हम ये? कोई दिक्कत है नहीं, आपका डेटा है, क्लाइंट का डेटा, आप वहाँ से उठाएं। और दो सोर्स क्या है? एक सोर्स है आपका ऑटो पॉपुलेटेड नंबर पिछले साल का GSTR 9A से। अरे ये क्या बोल गया मैं? ये है, आप एनुअल रिटर्न सेक्शन में जाएं, 18-19 सेलेक्ट करें। जब आप एनुअल रिटर्न सेक्शन में जाते हो तो आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पे आप सेलेक्ट करें FY 18-19। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप जैसे ही 18-19 सेलेक्ट करेंगे, टेबल 9 GSTR 9A खुलेगा। उस 9A को आप खोलें और वहाँ पे आपको पिछले साल का पूरा ग्रॉस टर्नओवर मिल जाएगा। आप उसको एक जगह अपना नोट कर लें। इनकम टैक्स से आप इनकम टैक्स से अपना टर्नओवर भी उठा सकते हो, और उन दोनों को मैच करो, बुक से मैच करो और वैलिडेट करो, और कोशिश होना ये चाहिए कि तीनों सिंक है। इससे क्या होगा, आपको फुल प्रूफ काम आप जब करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, और फिर कहीं से भी क्वेश्चन आने के लिए आए, कहीं से भी आप रेडी रहोगे। तो जब टर्नओवर देने का सेक्शन खुलता है, जैसे ही आप GSTR 4 आते हैं, वापस मैं 19-20 पे आ गया हूँ, ठीक है। GSTR 4 पे आप GSTR 4 टेबल को खोलोगे, आपको यहाँ पे टर्नओवर डालने का ऑप्शन देगा। अब टर्नओवर जैसे ही डालोगे, सेव करोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आपको सिर्फ टेबल नोट करना है कि क्या है, क्या डिटेल चाहिए, एक तरीका है कि आप 0 डालो, सेव करो, आगे बढ़ो, आप टर्नओवर वापस आके चेंज कर लेगा। ये है कि आप टेबल समझने के लिए, अपने लर्निंग के लिए आप बढ़ सकते हो आगे। रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि और वो मैच नहीं कर रहा है तुरंत के तुरंत। आप कोई भी नंबर डालो, आगे बढ़ो, चेक करो, वापस आओ, सही नंबर डालो और फिर से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियली यहाँ पे जब आप फाइल करोगे तो यहाँ करेक्ट टर्नओवर आना चाहिए, ठीक है। इसका मैंने सोर्स बता दिया आपको। सेव कीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपका फिर टेबल्स खुल जाते हैं। अब वो टेबल्स मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। वो टेबल आपको मैंने 4A 4B 4C 4D 5 6 7 ये जो टेबल्स हैं वो आपको अब मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल में करना कैसे। ओके, इन टेबल्स पे पहुँचने से पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप पोर्टल से भी भर सकते हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑफलाइन यूटिलिटी में आना ही आना है। लेकिन ऑफलाइन यूटिलिटी आपको एक तरह से एक अच्छा सहूलियत देता है कि आपके पास ज़्यादा पार्टी है, अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, आप उसमें डालो और वहाँ से डायरेक्टली आप GSN अपलोड करो और सारा डेटा यहाँ आ जाएगा। पोर्टल पर दिक्कत क्या आएगी, आपको एक एक करके मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ लिंक नहीं है। आपको इससे काफ़ी परेशानी आ सकती है। ये परेशानी से आप दूर रहने के लिए इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करें और ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ करें। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप GSTR 9 जब GSTR 4 जब आप खोलते हो और 19-20 सेलेक्ट करते हो तो ऑफलाइन मोड आप सेलेक्ट कीजिए। ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करने के बाद आप डाउनलोड JSON में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे JSON और उसको डाउनलोड करके आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप यूटिलिटी खोलेंगे, यूटिलिटी खोलने के बाद उसको आप वहाँ से अपलोड करेंगे
आप चेक करेंगे कि वो सारा ऑटो पॉपुलेटेड नंबर आ गया है। इसमें एक टेक्निकल ग्लिच आता है, इस टेक्निकल ग्लिच को आप अभी नोट कर लें, मैं नीचे इसको पॉइंट आउट करूँगा क्या है। अभी मैं आपको रन थ्रू दे रहा हूँ क्या एक्चुअली में आपको करना है। सबसे पहला टेबल है B2B का। B2B में जो कि अदर देन रिवर्स चार्ज है, जो पहला टेबल है टेबल 4A। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको टेबल 4A बोलूँगा। आपको पता है कि एक GSTR 4A भी आता है, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको एक तरह से ना देखें, ठीक है। GSTR 4 है क्या? 4A आपका ऑटो पॉपुलेटेड नंबर्स है, जिस तरह से आपका 2A होता है उस तरह कॉम्पोजिशन पार्टीज के लिए 4A होता है। आई थिंक बहुत ही सिंक में हो आप, यहाँ पे समझ सकते हो इजी। पार्टीज के परचेज यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो आपको ये सोर्स को डाउनलोड करना है जो कि अगेन जीएसएन फाइल में होगा। इसे कन्वर्ट करना है एक्सेल में। आप गूगल कर सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट जीएसएन इनटू एक्सेल। अगर आपको नहीं गूगल करना है तो मैंने ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को जाके आप वहाँ पे जेसन डालेंगे, एक्सेल कन्वर्ट करेंगे, आपके पास एक डेटाबेस रेडी हो गया है। दूसरा डेटाबेस जो आपका है वो क्लाइंट के द्वारा दिया गया डेटा है। इन दोनों डेटाबेसेस को आप कंपेयर करें, ठीक है, आप मैच करें कि क्या सही है क्या गलत है। जो क्लाइंट डेटा देता है वो आप उसका जीएसटीएन नंबर जरूर चेक करें। ये ऑप्शनल स्टेप है लेकिन हाईली रिकमेंडेड स्टेप है। क्यों? क्योंकि आप अगर अभी से जीएसटीएन चेक करके चलोगे आपका वैलिडेशन एरर नहीं आएगा, और एरर नहीं आएगा तो आप सीमलेसली एक बार में रिटर्न फाइल कर सकते हो। और जीएसटीएन एक बार नंबर चेक हो चुका है, इनकरेक्ट जीएसटीएन नंबर या कैंसिल जीएसटीएन नंबर, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे। ये इन सब चीज़ों को मैंने लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस किया है, आप उनको आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते रहें, मैं आपको सब कुछ कवर करके बता रहा हूँ। ओके, एक चीज़ आप नोट करें, क्या क्या डिटेल्स यहाँ मैं दे सकता हूँ। अगर मैं हल्का जूम इन कर लूँ तो अब देखिए, आपको जीएसटीएन ऑफ पार्टी देना है, प्लेस ऑफ सप्लाई देना है। ये जो है ये सप्लाई टाइप वो सेलेक्ट कर लेता है खुद से। टैक्सल वैल्यू आपको देना है, रेट आपको देना है, बाकी ये ऑटो कैलकुलेट करता है। आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है और वैलिडेट करना है। एक चीज़ आपको जो मैंने बोला नहीं है वो है सेस। ये सेस को आपको एज एन यूज़र इनपुट डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेस वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं करता है। इसको करने के बाद आप ऐड कीजिए, वैलिडेट कीजिए, ओके कीजिए और इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। जो आपने ऊपर जो डेटाबेस बनाया है आपने, उस डेटाबेस को आप समराइज ज़रूर कर लें इसी फॉर्म में, ताकि आपको कॉपी पेस्ट करने देता है ये एक्सेल, लेकिन कट पेस्ट नहीं करने देगा। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो कॉपी पेस्ट करने अगर देता है तो अपने समरी को ऐसा ही बनाएं ताकि हम सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करें इस एक्सेल फाइल में जो टूल है, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही सीमलेसली। अब आते हैं B2B रिवर्स चार्ज। सारा स्टेप्स सब कुछ सेम होगा इसमें। ये बस रिवर्स चार्ज का सेक्शन है। रिवर्स चार्ज में अभी जनरली मेरे केस में तो ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट आए थे। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से चेक करना है 4A को। 4A में आपको लिखा होता है कि कौन से पार्टी का जो सर्विस है या गुड दिया है जो भी, वो आपका आरसीएम में ट्रिगर होता है। ज़्यादातर कॉम्पोजिशन डीलर अपने बिल्स को ठीक से नहीं रखते हैं। नहीं रखने की वजह से क्या होता है, उनको आरसीएम के बारे में पता नहीं होता है और CMP 08 के थ्रू वो पे नहीं कर रहे होते हैं। इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं एज अ चेक पॉइंट जब CMP 08 भी भरे। 4A आप हर मंथ चेक करते रहें। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी भी है और आप सही से रिटर्न फाइल कर पाओगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी क्लियर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको वो लायबिलिटी क्रिएट करना है और उस केस में इंटरेस्ट की पेमेंट भी जाएगी। उस पर हम अगेन लेटर पार्ट में आएंगे जब हम अपने लायबिलिटीज़ को कैसे डिस्चार्ज करते हैं उसमें कवर करूँगा। स्टेप सब कुछ सेम है, पॉइंट्स भी सब कुछ सेम है इस टेबल का, इसलिए इसको डिटेल में देखने का कोई अभी तरीका नहीं है। तरीका मतलब ज़रूरत नहीं है। URD परचेज। अब इस जगह URD परचेज में क्या है कि आप पैन वाइज डिटेल अगर मेंटेन करते हो अपने सारे पार्टीज़ का जिससे आपने परचेज़ किया है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, तो आप पैन वाइज दे दो। अगर आपका पैन वाइज नहीं है तो
उसको मैंडेटरी फी नहीं रखा गया है। मतलब आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टी करके ब्लॉक में एक अमाउंट दे सकते हो। अगर स्पेसिफिकली किसी का पैन है तो उसका पैन दे दो, बाकी को सारा अनरजिस्टर्ड में डाल दो, ये भी हो सकता है, आपके ऊपर है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है कि आरसीएम एप्लीकेबिलिटी, यहाँ मैं इस वीडियो में हल्का गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस पर क्लैरिटी लाए कि अनरजिस्टर्ड पार्टी जो है उससे अगर मैं कुछ परचेज करता हूँ तो क्या मुझे आरसीएम के अंदर कुछ लायबिलिटी आती है कि नहीं आती है। गवर्नमेंट इस पर बहुत दिनों से साइलेंट है और इसको कंपाइल किया गया है अलग अलग जगहों पे, लेकिन एक प्रॉपर सर्कुलर नहीं है कि क्या करना है अनरजिस्टर्ड परचेज का। क्या 5000 से ऊपर का परचेज को मैं आरसीएम में लेके आऊँ? क्या सर्विसेज कौन कौन से जो आरसीएम में आएंगे? आई नो अगेन कि ये सारा कुछ है, लेकिन एप्लीकेबल है कि नहीं ये रोक दिया गया था फरवरी और सितंबर 19, आई एम नॉट श्योर, सो इसलिए मैं एक कन्फर्मिटी से डेट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ गाइडलाइन नहीं आई। कोई नहीं, वापस आते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि ये टेबल क्या क्या मांगता है। सबसे पहले अगेन मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। देखिए क्या क्या डिटेल मांग रहा है। ये पैन मांगता है, ये मैंडेटरी नहीं है। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज देखने से पहले आप ये पढ़ें। अगर आपका रिवर्स चार्ज नहीं है तो आप उसको सीधे नो सेलेक्ट कर ले। नो सेलेक्ट करने से क्या होगा, आपको रेट ये सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उससे आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू दीजिए और आगे बढ़ सकते हो, ये फाइनल वैल्यू मान लिया जाएगा। आप मिक्स भी दे सकते हो, किस पे नहीं है रिवर्स चार्ज, किस पे नहीं है। और है पोर्टल पे क्या है, पोर्टल पे आपको एक चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे आप चेक करोगे तो वो आरसीएम में तब्दील हो जाता है, तो खुद से कैलकुलेट करता है जो लायबिलिटी बनती है। ऑफ कोर्स आपको रेट देना पड़ता है। नेक्स्ट टेबल हमारा इंपोर्ट परचेज का है। ऑनेस्टली ये पार्ट मेरे किसी क्लाइंट में नहीं आया है और इस पर कुछ अलग सा कुछ है नहीं। जनरली जैसा होता है ट्रांजैक्शन टैक्सेबल वैल्यू देखेंगे, असेसेबल वैल्यू देखेंगे, इसका सोर्स होगा बिल ऑफ एंट्री और उस वैल्यूज़ को हम इस टेबल में डालेंगे। आप देखिएगा इस टेबल में जीएसटी नंबर का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम इंपोर्ट कर रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई है, टैक्सेबल वैल्यू है, इसी में आपको ध्यान रखना है कि इसका असेसेबल वैल्यू डालना है या टैक्सेबल वैल्यू डालना है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से यहाँ पे असेसेबल वैल्यू आएगा जो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर आता है। और फिर आपको ऐड एक्शन के अंदर ऐड को क्लिक करके वैलिडेट करना है। ये काफ़ी ही एक्सप्लेनेटरी है, इसमें आपको प्रैक्टिकली मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी किया नहीं, ऑनेस्ट रहना चाहूँगा मैं। CMP 08 आपका ये एक ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल है, आप इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। और ये आपने जो भी पे करा है, जो लायबिलिटी आपने दिखाई है, जो टर्नओवर आपने रखी है और आपने उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी जो पे करी है वो आता है। अगला टेबल है इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई स्टैप। ये एक क्रिटिकल टेबल है, इसमें आधा सेक्शन जो है वो आपका ऑटो पॉपुलेटेड है, जो कि उठ के आता है टेबल 4B, C और D से। 4A से क्यों नहीं, 4A से क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती। आप ध्यान रखें, अगर 4A है वो 4A B2B परचेज है, नॉर्मल परचेज, रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं, रिवर्स चार्ज के अंदर B है। C आपका अनरजिस्टर्ड पार्टी से आता है जिसके अंदर आरसीएम की स्कोप है। D आपका इंपोर्ट है। इन सब में आपका एक लायबिलिटी एडिशनल आ सकती है, 4A में नहीं, इसलिए उसे बाहर रखा गया है। आउटवर्ड लायबिलिटी जो सप्लाईज जो है वो आपका एक यूज़र इनपुट रखा गया है। अगर आपने CMP 08 में कुछ ऊपर नीचे रखा तो आप यहाँ पे एक फाइनल टर्नओवर डाल दीजिए, वो उसको फाइनल मान के आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आपको मैं एक एग्जिबिट दिखाऊं तो ये रहा, देखिए ये रो है, रो 12 to 16, ये यूज़र इनपुट है। बाकी सारा जो ग्रेड आउट एरिया है, आप जैसे ही कंप्यूट पे क्लिक करोगे ये आपका ऑटोमेटिकली नंबर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे खुद से नंबर डालें जो भी रेट में आप फॉल करते हो, और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और आप वैलिडेट करके ओके करके आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बढ़े तो TCS और TDS का क्रेडिट का टेबल है, जो कि अगेन एडिटेबल नहीं होगा, ऑटो पॉपुलेटेड है, आप इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इंश्योर करेंगे जब ये सारा कुछ टेबल आप भर लें कि सारे शीट्स वैलिडेट हो गए हैं, आपको जेसन डाउनलोड करना पड़ेगा और उस जेसन को फिर आपको पोर्टल पे डालना पड़ेगा। उस पोर्टल पे डालने के बाद आपको इंश्योर करना है कि कोई एरर ना आए। कैसे दिखेगा वो कि एरर है कि नहीं, ऐसा कुछ दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इस एग्जिबिट में 3 बार कुछ इश्यू आए हैं, फिर चौथे बार में उन्होंने अपलोड किया तो ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ दिखेगा, प्रोसेस दिखेगा, प्रोसेस विद एरर दिखा तो ये प्रॉब्लम है, आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई कैसे करेंगे एरर आने पे हम नीचे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ टेबल डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं प्रोसेस हो गया है और कोई भी एरर नहीं आया है, आप फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू GSTR4 डैशबोर्ड।
उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वो इस टेबल पे ले आएगा। इस टेबल पे आप देख रहे हो ये एक सेक्शन है डाउनलोड करने का, समरी। ये अगेन एक ऑप्शनल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये, क्यों आप चेक कर सकते हो कि पोर्टल ने कोई मिस तो नहीं कर दिया। अगेन एक क्रिटिकल पॉइंट है, ऑप्शन है लेकिन क्रिटिकल है और हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये सब करो। ठीक है, ये अभी ग्रेड आउट रहेगा, जैसे आप इस पर डायरेक्टली आओगे ग्रेड आउट रहेगा। इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप टर्नओवर डालोगे, आप प्रोसीड टू फाइल क्लिक करोगे, एक एक करके सारे टेबल पोर्टल पे कवर करोगे, लास्ट टेबल को सेव करोगे और वापस आओगे तो ये बटन इनेबल्ड हो जाएगा। आप पीडीएफ एक्सेल कुछ भी डाउनलोड करके आप वहाँ से अपने चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हो और इंश्योर करोगे कि सब कुछ पोर्टल पे आ गया है और वो सही है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, आफ्टर यू हैव डन दिस, आफ्टर यू हैव वैलिडेटेड जो सब कुछ सही है, वी हैव टू प्रोसीड टू फाइल अगेन। एंड इस केस में क्या होगा, आप एक GSTR 4 के अंदर एक टेबल 8 खुलेगा। 8 जो टेबल है ये आपके लाइबिलिटीज़ को, जो आपने ऊपर सारे टेबल्स में डाला है, उसमें सारे को ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करता है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट, जो कि एक यूज़र इनपुट है। और फिर वो चेक करता है कि आपके कैश लेजर में कितना बैलेंस है और आपको कितने एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट है। तो एक तरह से ये सारा कुछ यहाँ पे आएगा। अगर आप लेट हो ड्यू डेट से, तो लेट फी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आएगा। दो ऑप्शन हो सकते हैं, जो लाइबिलिटीज़ है उसके लिए या तो आपने सब कुछ पे कर रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है कैश लेजर में बैलेंस होने की। दूसरा, आपने पे नहीं करा है और कैश लेजर में बैलेंस नहीं है, तो आपको कैश लेजर से चालान से पे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो आपका वैल्यू है, जो कैश लेजर में पड़ा हुआ है, वो लेस है किससे, अमाउंट रिक्वायर्ड जो ऑफसेट हो करेगा अपने लाइबिलिटी को, कुछ ऐसा दिखेगा वो आपका। ये सेक्शन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। ठीक है, ये आपका लाइबिलिटीज पार्ट है। ये जो सेक्शन आप जो रेड बॉक्स देख रहे हो, ये आपका एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको चालान पे आना पड़ेगा, चालान जनरेट करें, पे करें, वापस आए, आप देखोगे ये एडिशनल कैश रिक्वायर्ड हट जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये जो सेक्शन है इंटरेस्ट पेबल का, ये यूज़र इनपुट है। ठीक है, इसको भूले ना। अगर आपका कुछ लाइबिलिटी आता है, कुछ लाइबिलिटी बच गया है, तो ज़रूर इंश्योर करें कि आप इंटरेस्ट पे करवा रहे हो क्लाइंट से, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। इन केस आपका लाइबिलिटी बना है और आपके कैश लेजर में बैलेंस है, ज़्यादा है या इक्वल है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। लाइबिलिटी बना तो है, लेट फीस भी है, इंटरेस्ट भी है, रिवर्स चार्ज में अभी नहीं है लेकिन हो सकता हो कुछ। उसके बाद वो चेक करता है कि कैश में कुछ बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो यहाँ पे 0 देगा। इसके बाद ये होने के बाद ही आप GSTR 4 फाइल कर पाओगे। एक चीज़ क्रिटिकल है, सपोज आपका CMP 08 में 2 रुपये की लाइबिलिटी बनती है, आपने लेकिन पे कर दिया 4 रुपीज़, तो ये जो 2 रुपये आपने पे किया है, इसको भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइल बटन आपका इनेबल हो जाएगा जैसे आपका कैश रिक्वायर्ड 0 है और आपका चेक बॉक्स चेकड है। ठीक है, एक चेक बॉक्स आएगा जिस तरह से रिटर्न्स के समय आता है, उसको चेक कीजिए, फाइल कीजिए और आपका GSTR 4 फाइल हो जाएगा, चाहे EVC के थ्रू करो चाहे DSC के थ्रू करो। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, GSTR 4 आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ डेटाबेस को अच्छे से मेंटेन करें, सारे चीज़ों को सही से इनपुट करें और बहुत ही डिलीजेंटली आप इसको भरें। अब हम क्या कवर करेंगे, क्या कंप्लीट हो गया है वीडियो? मेरे हिसाब से नहीं, कुछ की पॉइंटर्स हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स में और क्या क्या ग्लिचेस जो आ सकते हैं प्रैक्टिकली भी। ठीक है, उन सब चीज़ों को देखते हैं। पहला, इसे डाउनलोड कैसे करना है। पहला कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता है कि आप डाउनलोड पे जाओगे, ऑफलाइन टूल में जाओगे तो आपको दिखेगा GSTR 4 ऑफलाइन टूल। ये गलत है, आप करोगे डाउनलोड GSTR 4 एनुअल ऑफलाइन टूल, जो कि सही है। तो कंफ्यूज ना हो, आप इस PDF को अगेन साइड नोट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नीचे अपना email ID ज़रूर दें, मैं आपको ये PDF अलॉन्ग विथ जो 3 सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने यूज़ किया है आपको मेल पे आ जाएगा।
वैसे आप वो 3 सोर्स डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी। अब आते हैं टूल पे। वो तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टूल। जब टूल पे आप जेसन अपलोड करोगे उससे पहले इंश्योर कर लें कि सारे टैब्स जो हैं, चाहे B2B हो B2C हो, वो सब कुछ आप इंपोर्ट करने से पहले एक्सेल में कोई भी सेक्शन 0 ही हो, कोई भी सेक्शन में आपका नंबर ना हो। अगला जो लाइन है वो क्या कहता है, सपोज आप 4A भर रहे हो, 4A भर रहे हो, 4B भर रहे हो, 4C भर रहे हो, तो 4A भरते समय आपके जो रोज आते हैं, सपोज आपके पहले रो में GST नंबर आया, दूसरे रो में GST नंबर आया, तीसरा आपने ब्लैंक छोड़ दिया और फिर चौथे में फिर से आपने एक GST नंबर दिया। वो GST नंबर आप जैसे ही लिखोगे, पोर्टल बोलता है मैं पहला 2 एक्सेप्ट करूँगा, तीसरा एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा क्योंकि ये ब्लैंक लाइन है, और ब्लैंक लाइन के नीचे जो भी डॉक्यूमेंट आप डेटा दे रहे हो वो जेसन में नहीं आएगा और पोर्टल पे नहीं जाएगा। अगर आप इंश्योर नहीं करते कि चेक करा है आपने तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। अगला एडिशनल पॉइंट क्या है, मैंने आपको बोला कि एरर हैंडलिंग जब होगी, वैलिडेशन जब फेल करेगा तो आपको क्या करना है। वैलिडेशन कैसे कैसे फेल करेगा, एक तो हो सकता है आपका GST नंबर गलत हो, दूसरा हो सकता है कि आपका GST कैंसिल हो गया हो। अब ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। सपोज क्या होता है कि आपने एक GST नंबर डाला, आपने परचेज किया तो उस पार्टी का GST था, लेकिन जब आप सबमिट कर रहे हो तो उस पार्टी ने GST कैंसिल कर लिया। तो आप जब GSTR 4 भरते हो और आपको उसको B2B में डाला है, आपने B2B में डाल के जेसन अपलोड किया, आपको पोर्टल बोलेगा ये तो GST नंबर है ही नहीं। उस केस में आप क्या करोगे, जबकि मुझे 4A पे दिख रहा है, क्लाइंट के डेटा में दिख रहा है, उस केस में आप उसे अनरजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे दिखाओ और उसमें रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी चेक मत करो। दूसरा केस इनकरेक्ट GSTN, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि सारे GSTN को आप पोर्टल पे चेक कर लें कि वो सही है, पार्टी नेम मैच हो रहा है और वो वही पार्टी है जो आप दिखाना चाहते हो। ओके, तो अगर एरर आता है वैलिडेशन में तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप एरर फाइल को डाउनलोड करें, जो कि अगेन जेसन में होगा। उस जेसन फाइल को आप इस टूल में वापस आके अपलोड करें। वो एक बटन आपको दिखेगा, उस बटन में होता है एरर जेसन फाइल को अपलोड करने का सेक्शन। आप उसको जैसे ही करोगे आपको रेड मार्क्स दिख जाते हैं। रेड मार्क्स में कमेंट्स रहता है उसके बगल में कि कौन कौन सा एरर आया है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने एक एग्जिबिट रखा है यहाँ पे, इसमें आप देखिए ये जो रेड वाला सेक्शन है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड वाला सेक्शन में, ये आपको कमेंट भी दिख रहा है यहाँ साइड में। ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली आप एक्सेल के अंदर एक शो कमेंट का पार्ट आता है ऊपर, उसको आप इनेबल कर लो तो कमेंट के तौर पे दिख जाता है। उस कमेंट में लिखा होता है इंश्योर यू वॉट एवर प्रॉब्लम जो है आपको इंश्योर करे कि वो सही हो गया है, जो भी कमेंट GST पोर्टल वापस देता है। लास्ट सेक्शन में बताता हूँ कि प्रैक्टिकली मुझे क्या क्या परेशानी हुई। परेशानी नंबर 1 यह था कि डेटा कंपाइलेशन में कॉम्पोजिशन वाली पार्टीज हल्का रिलैक्स्ड होते हैं, तो उनके पास परचेज के बिल जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आपको ऊपर मैंने बताया, इसके लिए सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं GSTR 4A। आप उस पार्टी को अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये पार्टीज़ हैं, आप इनको कांटेक्ट करके बिल है तो आप फिर से उसे रख लें, नहीं तो क्लाइंट का डेटा जो भी है उसको ही यूज़ करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। अप्रॉक्सीमेट अप्रोच यूज़ करना कभी भी सही नहीं होता, लेकिन हमें अडाप्ट ही करना है, एडजस्ट नहीं करना है तो अच्छा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अब कॉम्पोजिशन पार्टीज़ में ये भी क्लैरिटी नहीं है कि जो बिल्टी आती है, सपोज मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेता हूँ, उस बिल्टी को वो पे तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक फाइन लाइन लिखा रहता है कि आपको GST भी पे करना है, वो उसे इग्नोर कर देते हैं और बिल हमारे पास आता नहीं। उस बिल को ना आने से हम वो डेटा को पोर्टल में उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाते और फिर उसके वजह से हमारा लाइबिलिटी इंटरेस्ट के साथ GSTR 4 के साथ जा रहा होता है, जहाँ पे परेशानी अगेन क्लाइंट को ज़्यादा होता है। एंड में फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा, अनरजिस्टर्ड परचेज के में मैं गवर्नमेंट को ये बोलूँ कि प्लीज़ वो एक डिस्क्लेमर लाएँ या फिर एक सर्कुलर लाएँ जिससे वो क्लियर करें कि क्या अनरजिस्टर्ड परचेज में मुझे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी है, पे करना है या नहीं पे करना है, कौन से पार्ट सर्विसेज हैं जो कवर होंगे, और गुड्स में क्या उसका लिमिट क्या है, 5000 के ऊपर है या और कोई लिमिट लेके आ सकती है।
और आखिर में ये नोट जो क्रेडिट्स हैं मेरे, 2 FAQs, एक मैनुअल और एक हैंडबुक, आप फिर से मैं आपको ये दरख्वास्त दूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर डालें, ताकि मैं ये सारा डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ मेरा कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट आपको मैं मेल कर सकूं और आप उसको एज अ साइड नोट यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट रहा है, इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगा, आप ज़रूर लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। सब्सक्रिप्शन के लिए अभी मैं नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो सब्सक्राइब करने से आपको कुछ हेल्प होगा नहीं। लेट मी प्रूव माई मेंटल वर्दी होगा तो आप बाद में सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।